नमस्कार, मैं रमेश आज़ाद आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो हमारा चर्चा का सब्जेक्ट है, चर्चा का जो विषय है, वो है गणित के प्रश्नों के ऑप्शन को देखने का नज़रिया। अब यहाँ पे जब ये शीर्षक आपके सामने आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे कि आप तो ऑप्शन देखते ही हैं, फिर यहाँ पे इस डिस्कशन का क्या मतलब है। तो मैं ये कहूँगा कि इस डिस्कशन का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तो ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ कि जब हम कंपटीशन में मैथमेटिक्स के सवालों की बात करते हैं तो वही टाइम टेकिंग होता है। अगर हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, बेहतरीन प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम में नहीं गए हैं, तो वो क्या है बेहतरीन प्लानिंग कि हमें जब प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो किस तरह की प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। इसी के तहत अभी हम एनालिसिस लेके आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने गणित के प्रश्नों को देखने के नज़रिए पे बात की, और चूँकि बात कंपटीशन की हो रही है तो यहाँ पे आप पाते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव है, तो हम ऑप्शन को इग्नोर करके नहीं चल सकते। क्यों? मेरा मानना ये है कि जितना महत्व सवालों का है, प्रश्नों का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व ऑप्शन का है। इसके लिए मैं एक छोटी सी सिचुएशन आपके सामने, एक छोटा सा टास्क रखता हूँ, ज़रा सोच के देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई बताइए। ठीक सुना आपने, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई बताइए। तो आप समझ रहे होंगे, अब ये डाटा कहीं लिखा पड़ा नहीं है, आपको ये निकाल के लाना है। ये नहीं है कि कोई कहीं से आप बुक उठाए और देख लिए कि अच्छा ये डाटा इतना है और तो मैं जानता हूँ। ये एकदम आपके लिए नया टास्क है। तो ज़रा सोच के देखिए ये कितना भारी भरकम टास्क है, इसको करने में कितना समय लगेगा, या कितना ये उबाऊ टास्क भी है। तो ये टास्क अब उबाऊ है, लेकिन अगर इसी टास्क के साथ आपके सामने कुछ ऑप्शन पकड़ा दिए जाएं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस पकड़ा दिए जाएं, तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि अच्छा 2 फीट पहला ऑप्शन, उसके बाद से कहा चलो 50 फीट, फिर कहा 100 फीट, और फिर एक और कहा 7 फीट। अब जब ये आपके पास ऑप्शन आ गए हैं और इन्हीं में से कोई एक सही होना है, और बात सबसे लंबे व्यक्ति की हो रही है, तो आप अब चूँकि आप जानते हैं कि वो एक्चुअल लंबाई क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जब अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं, जब कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं तो क्या है, क्या लगता है आपको कि आप आंसर क्या देंगे? जी बिल्कुल, ये 7 ही देंगे। अब एक्चुअल में ये है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, जबकि अगर इस प्रश्न के पास ये ऑप्शन है तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो यहाँ हमें वो टास्क परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने अपने कॉमन सेंस का प्रयोग किया और ये जनरल जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई किया और हमने सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। और इसी टास्क को बिना ऑप्शन का देखें तो कितना भारी भरकम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी गणित के एक प्रश्न को उठाइए, वहाँ पे केवल आप एक प्रश्न देखिए, बिना ऑप्शन का देखिए। तो जब आप उस प्रश्न को बिना ऑप्शन का देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे उसके आंसर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। या तो आप उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में माहिर हैं, ट्रिक समझते हैं, फार्मूले होंगे आपके पास, लेकिन करना तो पड़ेगा, वैल्यू लाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ कि अब उस प्रश्न के साथ उसके ऑप्शन को भी देखिए।
तो ऑप्शन को जैसे ही आप देखते हैं तो आपको एक सुविधा मिलती है कि अच्छा जो भी आंसर आएगा इन्हीं ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। एक तो फ़ायदा ये हुआ, तो टास्क आपका कम हो गया। और तो यहाँ से बात समझ रहे हैं कि ऑप्शनों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इन ऑप्शनों की इस भूमिका का फ़ायदा कैसे उठाएं, ये सोचने की बात है। इन ऑप्शनों की ये जो भूमिका है इसका हम फ़ायदा कैसे उठाएं, ये मेन टास्क है। तो इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे आज का ये जो डिस्कशन है कंटिन्यू हम लोग करेंगे कि प्रश्नों के ऑप्शन को देखने का नज़रिया। क्योंकि यदि आप प्रश्न को भी नहीं समझते हैं और साथ साथ यदि उसके ऑप्शन को नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो दिक्कत भरा हो सकता है। ठीक, तो चूँकि आप समझ गए हैं कि ऑप्शन का अपना बहुत बड़ा रोल है, तो अब ज़रूरी है कि जिस तरह से हमें प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग बनानी है उसी प्रकार ऑप्शन के लिए भी बेहतर दृष्टिकोण डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा माइंड प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से टैकल करे और साथ ही साथ हैप्चुअली ऑप्शन को भी एनालिसिस करे और सही ऑप्शन तक सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर हो। और आप समझते हैं कि जब हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ये एकदम ज़रूरी बात है कि चूँकि हमारे एग्ज़ाम में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन की ही बात करता है और सॉल्व करने की तो बात करता नहीं है, तो हमें क्या करना है। तो चूँकि ऑप्शन को सेलेक्ट करने की बात करता है तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्यूशन नहीं बल्कि सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ओर ही अग्रसर बढ़ेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने ऑप्शंस को समझने की ज़रूरत है। तो इस कड़ी में यदि आप देखते हैं तो क्या पाते हैं भाई कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उनमें मोस्ट ऑफ दी केसेस आपको 4 ऑप्शन नज़र आते हैं। और कोई कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है कि उसमें एक और ऑप्शन होता है, 5वां ऑप्शन भी होता है। और ऐसे जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से जो बैंकिंग का एग्ज़ाम है, जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उनमें 5वां ऑप्शन भी होता है। तो एक बात तो तय है कि जब भी आपके पास प्रश्न आएगा तो 4 या 5 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ से आपको अपने को श्योर करना है कि जो भी हमारा आंसर आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा, वो इन्हीं 4 में से कोई एक होने वाला है। पहली तो दृष्टिकोण आपकी ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से अपने को पहले हैंडल करना है। अब दूसरी बात करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, इन्हीं ऑप्शनों में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अब बात करते हैं कि इन ऑप्शनों में क्या दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा और उसको कैसे समझेंगे। तो जब आप ऑप्शनों को देखेंगे, जब आप इन ऑप्शनों को देखेंगे तो एक तो ऑप्शन इस तरह से दिखता ही है, उसमें से ये बड़ा ख़तरनाक सा कुछ ऑप्शन हो जाते हैं। एक ऑप्शन कभी कभी आपको ऐसे मिलता है कि नन ऑफ दीज, या इस तरह से भी मिल सकता है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर इस तरह के ऑप्शन अगर आते हैं किसी प्रश्न के, तो वहाँ पे आपको सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करने के स्किल का फ़ायदा उठा रहे होंगे तो यहाँ जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, जब ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले रहे हों या कुछ और का सहारा ले रहे हैं, तो यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब ये ऑप्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो कठिनाई स्तर है, ऑप्शन सेलेक्ट करने का जो कठिनाई स्तर है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हो या कुछ दिया हो, इनके अलावा कुछ और दिया हो, तब थोड़ी सी जो आपकी कठिनाई है वो सरल तरीके से आप ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो एक दृष्टिकोण तो ये बनाना है कि चलो 4 ऑप्शन आए या 5 ऑप्शन आए। दूसरा ये देखना है कि कहीं ऑप्शन में इस तरह की बात तो नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। ये तो रही बात कि हमें इस तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं अपने एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं कि जो ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन होते हैं उसमें जो कुछ भी आएगा वो 2 तरीके से आ सकता है। एक तो वैल्यू के टर्म में आएगा, वैल्यू के टर्म में, जैसे कोई मान दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है। और जब आप वैल्यू की बात करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। यानी कि उस प्रश्न के लिए उस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसमें यदि केवल वैल्यू है तो समझिए कि उसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज संभव नहीं है। तो एक तो वो जो ऑप्शन होंगे इस तरह के होंगे। दूसरा, वो ऑप्शन वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब है कि वहाँ पे उन ऑप्शनों में कोई वेरिएबल दिया होगा, जैसे XY करके NML करके दिया हुआ होगा, तो वहाँ पे उन ऑप्शनों की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेंगी उस XYZ के मान पे, ठीक। तो उसी प्रश्न के लिए वो उनको हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस किन्हीं प्रश्नों के दिखाने की बात करी गई है। जैसे आप जब इस प्रश्न को देखते हैं तो देखिए ज़रा, यहाँ पे n है, यहाँ भी n है, मतलब ये जो n है सारे ऑप्शंस में आपको n दिख जाएगा। π/3 ये तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, और cos का तो अपना मान जो भी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कांस्टेंट बन जाएगा तो मान भी उसका कांस्टेंट आएगा। लेकिन इसमें जो n है, इस प्रश्न में जो n है, ये कहना क्या चाहता है इस प्रश्न के ऑप्शन से कि भाई ये सभी n के लिए सही है। ये जिन प्रश्नों का उत्तर होगा, ऑप्शन होंगे, ये सभी n के लिए क्या है, सही है। मतलब यहाँ से ये समझ के रखना है कि ये n बराबर 0 के लिए भी सही है, n बराबर 1 के लिए भी सही है, n बराबर 2 के लिए भी सही है। ये इसका मतलब कि ये n बराबर यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए सही है, ठीक। इसी प्रकार जब आप इन ऑप्शनों को देखेंगे तो यहाँ भी n है, मतलब इसकी वैल्यू हम चाहें तो, चूँकि n वेरिएबल है, तो ये कहना चाहता है कि ये सभी n के लिए सही है, तो हम अपने हिसाब से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। यानी कि अगर ये सभी n के लिए सही है, मतलब कि ये n बराबर 0 के लिए भी सही होगा, n बराबर 1 के लिए भी सही होगा, और n बराबर 2, इसी तरीके से किसी वैल्यू के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए जब इस तरह का वैल्यू होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ तो आप परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, यहाँ कुछ और आइडियाज़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ऑप्शन में वेरिएबल हो तो यहाँ पे आप अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या लाभ होगा। बिल्कुल लाभ होगा। हम पूरी तरीके से ऑप्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे ही वेरिएबल देखते हैं, और पूरी तरीके से अपनी इच्छा अनुसार हम प्रश्न को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देंगे। और जब आप ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो बस ध्यान यही रखना है कि जो प्रश्न में कंडीशन है उसका आप कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं। यदि आप उसका कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि ये मॉडिफिकेशन उस प्रश्न के ऑप्शन के सही सिलेक्शन को बेहतर और आसान बना देता है। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि 2 तरह के वैल्यूज़ आपको ऑप्शन में दिखाई देंगे, या तो वैल्यू के टर्म में, वैल्यू जब हम कह रहे हैं तो कांस्टेंट रूप में, या वेरिएबल के टर्म में। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। और जब वेरिएबल के टर्म में ये दिखाई देगा तो समझना है कि हम इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी तो आपको इसी दृष्टि से ऑप्शन को देखने और समझने की ज़रूरत है, और जो ऑप्शन को सही सेलेक्ट करने की जो स्किल है वो भी डेवलप तो होगी ही होगी, ठीक। अब एक तो ये हो गई बात।
अब देखिए, जब वैल्यू कांस्टेंट है और जो वैल्यू वेरिएबल है, दोनों में अंतर है। जब वैल्यू वेरिएबल है तो वहाँ पे तो आप उसमें कुछ बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वेरिएबल टाइप का है, उसमें आपका दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन जब वैल्यू कांस्टेंट के रूप में है तो यहाँ तो आप बहुत सारा कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन वैल्यू छोटी है, कौन वैल्यू बड़ी है, या जो ये जो ऑप्शन है उनके मध्य गैप कितना है। अब आप सोच रहे हैं कि हम गैप की बात कर रहे हैं, तो गैप का फ़ायदा होता है जब हम अप्रोक्सीमेशन के सहायता से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं। और एक और बात देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, देखिए इसमें क्या इतना रोचक दिख रहा है, एकदम एक ही जैसा तो दिख रहा है, प्रत्येक में 2-2 है और 0 दिख रहा है। यानी कि ये जिस भी प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन है, उस प्रश्न के माध्यम से एग्जामिनर आपके सिर्फ कॉमन टेस्ट को चेक करना चाहता है। और यदि आप इस पैटर्न को पकड़ने में सक्षम हैं तो देखिए यहाँ पे केवल खेल दशमलव का है, केवल दशमलव। देखिए दशमलव यहाँ 3 अंक लिए हुए है, यहाँ 2 अंक लिए हुए है, यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 भी अंक नहीं। तो यहाँ केवल खेल दशमलव का है। और यदि आप दशमलव पे पकड़ लगाते हैं तो इस प्रश्न का जो भी प्रश्न रहेगा उसका आंसर बड़े आसानी से आप दे सकते हैं बिना सॉल्यूशन किए हुए। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आपको ऑप्शनों को भी देख के ना मज़ा आएगा, आनंद आएगा कि अच्छा ये पैटर्न दिख रहा है जैसे इस प्रश्न में दिख रहा है, और उनका बेहतरीन आप उपयोग कर पाएंगे। और यही लूप होल्स होते हैं। मैंने बताया है कि प्रश्न में भी लूप होल्स मिलेंगे, आपको कमज़ोर कड़ियाँ मिलेंगी, और ऑप्शन में भी आपको कमज़ोर कड़ियाँ मिलेंगी, और हमें उन्हीं का फ़ायदा उठाना है और सही ऑप्शन को कम समय में सेलेक्ट करने की ओर अग्रसर बढ़ना है। आइए कुछ और ऑप्शंस दिखाते हैं। जैसे इन ऑप्शनों को ज़रा देखिए, क्या देख के आपको आनंद नहीं आ रहा है इसमें? जैसे ये किसी प्रश्न का ऑप्शन होगा, जब इस प्रश्न के ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए इसका सबका नीचे एकदम है ना एक जैसा, तो कुछ विशेष पैटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऊपर देखिए, ऊपर जब देखते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, अच्छा यहाँ 2 है, अच्छा यहाँ 7 है, तो इनके बीच गैप देखने की कोशिश करिए। ये देखिए गैप है ना, तो यहाँ पे एक विशेष पैटर्न दिख रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रश्न हो सकता है कि उसमें कुछ लूप होल्स हो और बड़े हम आसानी से इसका ऑप्शन सही सेलेक्ट कर पाएँ। एक और बात ध्यान से देखिए कि ये जो नीचे का सबका बराबर है, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जब भी आप इस प्रश्न के सही ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे तो जो नीचे का पोर्शन है इस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बता दिया ना कि सबके नीचे तो यही आना है, तो इसके नीचे वाले पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है, ऑप्शनों को देख के भी हमें कुछ आइडिया लगाने की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे इस ऑप्शनों को देखिए, ज़रा देखिए, यहाँ पे देखिए 1000 है नीचे, और इन सबके नीचे 333 है, तो एकदम अच्छा दिख रहा है ना। और ऊपर देखिए यहाँ 14 थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, अच्छा यहाँ 41 है, अच्छा यहाँ 441 है कि नहीं। तो ये अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसमें भी बहुत रोचकता है ना। और ये प्रश्न कहेगा कि आप इनका किस तरह से उपयोग करेंगे। प्रश्न में ज़रूर कुछ लूप होल्स दिया होगा जिसके माध्यम से आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑप्शन को देखें तो उसके पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो ऑप्शन भी कुछ कहते हैं। एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, कभी भी जो एग्जामिनर है ना, वो नहीं चाहता है कि आप पूरा एकदम सॉल्व करके तब आंसर लाए। वो ऐसे ही प्रश्न सेट करता है, ऐसे ही ऑप्शन सेट करता है कि अगर आप बेहतरीन अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हैं और जो आपने पढ़ा है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का इस्तेमाल आपने किया, क्या उनका एप्लीकेशन कर पाते हैं? क्या आप क्वेश्चनों के लूप होल्स को पकड़ पाते हैं और ऑप्शन के लूप होल्स को पकड़ पाते हैं? अगर आप अपने इस स्किल को डेवलप कर लिए तो यकीन मानो ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन
आपको एक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है जिसमें सफल रहा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय करें। अब डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में नहीं करना है। जब आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने माइंड को ये टास्क दीजिए कि भाई तुम इस तरह से भी सोचो, ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करो, कहीं उसमें देखो कोई लूप होल्स तो नहीं मिल रहा है, कोई कमज़ोर कड़ी नहीं मिल रही है। अगर जैसे ही कोई कमज़ोर कड़ी मिलती है, कोई विशेष पैटर्न मिलता है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं सही ऑप्शन को सिलेक्ट करने में, तो निश्चित रूप से हम अपना समय बचाएंगे। और चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये जो कंपटीशन है ये एक रेस है, कॉम्पिटिटिव रेस है, और उसमें जो मैथ के प्रश्न है उनमें यदि समय आप बचा लेते हैं तो यकीन मानिए इस रेस में क्या है, आप आगे हैं। और अभी हमारे संस्थान द्वारा जो ये फाउंडेशन कोर्स विशेष लॉन्च किया गया है, विशेष रूप से इसे फाउंडेशन कोर्स भी नाम दिया गया है, इसमें प्रयास तो यही है कि हमारे संस्थान द्वारा, या ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है कि मैं जो कह रहा हूँ कि इस तरह की स्किल आपके अंदर आ जाए, ऑप्शन को सही सेलेक्ट कर पाएँ और बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए लूप होल्स को समझें, लूप होल्स को पकड़ें और सही ऑप्शन तक पहुंच पाएँ। उसी के लिए ये पूरा फाउंडेशन कोर्स फ्रेम किया गया है। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जुड़ें, और आप जुड़ करके निश्चित रूप से अपने अनुभव को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और अपने सफलता के बहुत करीब पहुँचेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए द एग्ज़ाम स्वार के तरफ से और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।